तो आज हम लोग यहाँ पे जावा के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम लोग ने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो कि दूसरा पार्ट होगा उसमें बाकी के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं और टाइम स्टैम्प दे दिए हैं। आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए, डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे चले जाइएगा। अब वीडियो को सेव कर दीजिए। जब भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत होगा जस्ट यहाँ पे आइए, वीडियो देखिए और बस फुल प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल कीवर्ड्स व्हाइल डिक्लेयरिंग ए मेन मेथड। क्या मतलब है, जब भी हम लोग मेन मेथड डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, तो ये मेन मेथड लिखते टाइम हम लोग लिख तो देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है वो बहुत लोग समझते नहीं है। जस्ट याद रख के लिख देता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, लेकिन हर एक कीवर्ड का मतलब हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये मेन मेथड है उसे कॉल कौन करता है। तो हमें पता है ये मेन मेथड हर एक प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहता है उसे कॉल कौन करता है, जेवीएम कॉल करता है। तो जेवीएम इसे कहीं से भी कॉल कर पाए, इसीलिए उसको पब्लिक डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है वो अगर आपको यहाँ पे पता नहीं है तो आगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग को जानना ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जहाँ पे कोई मेथड डिक्लेयर होता है तो डायरेक्टली उसे उसके क्लास नेम से डायरेक्टली कॉल कर सकता है। वो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे कॉल करना ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए डायरेक्टली हम लोग मेन मेथड को क्लास नेम को यूज करके कॉल कर पाए, इसीलिए उसे स्टैटिक डिक्लेयर किया जाता है। वॉइड, वॉइड कब यूज होता है, जब हमारा मेथड कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करने वाला। तो इसीलिए मेन मेथड कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, इसीलिए उसे वॉइड डिक्लेयर किया गया है। मेन, तो क्या ये मेन मेथड का नाम हम लोग चेंज नहीं कर सकते? तो क्या इसका नाम हम लोग मेन 1, मेन 2, मेन 3 ये सब नहीं रख सकते? तो आंसर है, हम लोग मेन मेथड का नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मेन मेथड का जो नाम है ये जेवीएम के अंदर कॉन्फ़िगर्ड है। तो अगर हमें इसे चेंज करना होगा तो हम लोग को जेवीएम के अंदर जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट क्यों होता है? क्योंकि ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट, कैन वी राइट स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन। मतलब हम लोग को तो आदत है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लिखने का, क्या हम लोग उसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? स्टैटिक पब्लिक वॉइड मेन, हाँ, ऑर्डर कुछ भी मैटर नहीं करता है, कोई भी ऑर्डर हम लोग यूज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिट कंपाइलर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर, ये क्यों यूज होता है? पहला चीज, ये यूज होता है क्योंकि ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। तो JIT compiler क्या करता है? JIT compiles parts of the bytecode that have similar functionality at the same time and hence reduces the amount of time needed for compilation. सेम फंक्शनलिटी के कोड को वो एक साथ कंपाइल कर देता है, जिससे हमारा टोटल अमाउंट ऑफ टाइम कम हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लोकल इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल। तो बेसिक लोकल वेरिएबल क्या होता है? कोई भी हम लोग ने मेथड लिखा, कंस्ट्रक्टर लिखा या फिर कोई ब्लॉक के अंदर मतलब करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो हो जाता है लोकल वेरिएबल, क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्लॉक या फिर मेथड के लिए उस वेरिएबल को हम लोग ने लोकली डिक्लेयर किया है और वो उस ब्लॉक के बाहर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? तो किसी भी क्लास के अंदर लेकिन कोई मेथड या ब्लॉक के बाहर अगर कोई वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट, क्लास वेरिएबल क्या है? अभी हम लोग को कंफ्यूजन होगा इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल के अंदर। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल ही वही है, क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं मेथड के बाहर, और क्लास वेरिएबल ही वही है। लेकिन क्लास वेरिएबल किसको बोलते हैं? कोई भी क्लास लेवल पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड के साथ। क्यों? क्योंकि उसे हम लोग डायरेक्टली क्लास के थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम के थ्रू। तो ये हो गया डिफरेंस लोकल, इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैटिक मेथड। तो हम लोग ने देखा था मेन मेथड क्या होता है हम लोग का, स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड होता क्या है? स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू ए क्लास रादर देन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। मतलब किसी भी मेथड को हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वो डायरेक्टली क्लास के लिए अवेलेबल रहता है, तो उसे क्लास नेम डॉट मेथड नेम यूज करके हम लोग कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को
क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसे कॉल करना जरूरी नहीं है. कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास. थर्ड, कैन एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड कैन चेंज द वैल्यू ऑफ इट. नेक्स्ट, स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? किसी वेरिएबल को हम लोग अगर स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो वो क्लास के लिए अवेलेबल रहता है. और नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी किसी वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी एलोकेट जो होता है वो सिर्फ एक बार होता है क्लास लेवल पे. उसे बार बार एलोकेट करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है क्लास काउंटर, जहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल लिया हुआ है आइडेंटिटी काउंट इक्वल टू 0. उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हम लोग काउंट इंक्रीज कर रहे हैं. तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब हम लोग का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम लोग के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं. तो जब 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पहली बार क्या होगा, काउंट इक्वल टू 0 है तो C1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, काउंट 0 है, अभी क्या हो जाएगा, काउंट 1 हो जाएगा, प्रिंट कर देंगे 1. नेक्स्ट C2 कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट क्या है 0, काउंट इंक्रीज हुआ 1, प्रिंट होगा 1. फिर C3 0, फिर इंक्रीज होगा 1, प्रिंट हो गया 1. लेकिन यहीं पे अगर हम लोग इस काउंट वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं तब बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा. जब हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे तो एक बार में मेमोरी एलोकेट हो गया. अब जब हम लोग का ऑब्जेक्ट C1 क्रिएट हुआ तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंट क्या है 0, काउंट इंक्रीज हुआ 1, प्रिंट हो जाएगा. अब मेन है जब नेक्स्ट C2 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ तब क्या होगा, अब काउंट क्या है, अब काउंट है हम लोग का 1. क्यों? क्योंकि ये क्लास लेवल पे डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि इस वेरिएबल को हम लोग ने स्टैटिक डिक्लेयर किया है तो ये पूरे क्लास के लिए कॉमन है. तो C2 जब 1 था अभी क्या हो जाएगा 2. नेक्स्ट जब C3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑलरेडी क्या है, काउंट 2 है, अभी नेक्स्ट काउंट इंक्रीज होगा तो आउटपुट होगा 3. तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, जब हम लोग का वेरिएबल स्टैटिक नहीं था तो आउटपुट था 1 1 1, और जब हम लोग का स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तब आउटपुट हो गया 1 2 3. तो होप इससे हम लोग का स्टैटिक वेरिएबल के रिलेटेड जितना भी डाउट था क्लियर हो गया. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट इंपोर्ट. तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक इम्प्लिसिट इंपोर्ट का, एक एक्सप्लिसिट इंपोर्ट का. तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल डेट यूज करना चाहते हैं जावा में तो 2 तरीका है. यूटिल के अंदर डेट हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर java.sql.date हम लोग यूज कर सकते हैं. तो अगर एक्सप्लिसिटली हम लोग को डेट यूज करना है यूटिल के अंदर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, import java.util.date. अगर हम लोग को यूटिल पैकेज के अंदर जितने भी हैं सबको इंपोर्ट करना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, import java.util.star. लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लोग को डेट इंपोर्ट करना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, import java.util.date. कहाँ पे क्या यूज करना है वो मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेट यूज करना है, import java.util.date हम लोगों ने लिख दिया, डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो java.util को पॉइंट करेगा. लेकिन वहीं पे अगर हम लोग ने इम्प्लिसिटली इंपोर्ट किया है दोनों चीजें, import java.util.star और import java.sql.star, तो डेट तो दोनों में है, यूटिल में भी है, एसक्यूएल में भी है. अगर हम लोग अभी डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो किससे पॉइंट करेगा. तो इसीलिए रिजोल्यूशन के टाइम पे हम लोग का एरर आ जाएगा, क्योंकि डेट जो है वो क्लियर नहीं है यूटिल का है या एसक्यूएल का है. तो इसीलिए कहीं कहीं पे इम्प्लिसिटली इंपोर्ट करना सही रहता है, लेकिन यूजुअली एक्सप्लिसिटली अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो कभी भी एरर वगैरह नहीं आएगा. कंस्ट्रक्टर क्या है, तो पिछले एग्जाम्पल में हम लोग ने कंस्ट्रक्टर देखा था. तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर का एक ही काम है, क्या, इनिशियलाइजेशन. तो कभी भी इंस्टेंस वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज करना हो तो हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं. तो कंस्ट्रक्टर का कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, तो वो क्या है, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसी भी क्लास का तो मेमोरी एलोकेट होता है ऑब्जेक्ट के लिए. और हम लोग जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा कि न्यू कीवर्ड यूज करके जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंस्ट्रक्टर का नेम हमेशा क्लास के नेम के साथ सेम होना चाहिए. और कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं करता है तो इसीलिए उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होना चाहिए, वॉइड भी नहीं. तो यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल पे थोड़ा देख लेते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो क्लास का नेम काउंटर है, कंस्ट्रक्टर का नाम काउंटर है, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रहेगा, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम रहेगा. और क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है.
तो इसका काम क्या है, इनिशियलाइज करना। और ये कब कॉल होता है, जब भी हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड इन जावा। तो बेसिकली जावा में दो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज होता है, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, जो भी हम लोग का पैरामीटर नहीं लेता है, सिर्फ क्लास नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस एंड। तो ये क्यों यूज होता है, इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर हम लोग का पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो वो हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कैन यू मेक ए कंस्ट्रक्टर फाइनल। कंस्ट्रक्टर कभी भी फाइनल डिक्लेयर हम लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कैन वी ओवरलोड द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज करके या फिर हम लोग का डेटा टाइप चेंज करके पैरामीटर्स का हम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक आउटपुट निकालना है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लास टेस्ट INTI पब्लिक क्लास मेन। यहाँ पे मेन मेथड है, यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और टेस्ट डॉट आई प्रिंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आई इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो ये आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इसका होगा 0, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ने न्यू टेस्ट करके टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो हम लोग का इंस्टेंस वेरिएबल है आई, तो वो इनिशियलाइज हो गया 0 के साथ, तो इसका आउटपुट आ गया 0। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों को कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे वो गलत हो जाता है। तो ये लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, टेस्ट, और यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर हो गए, एक INT पैरामीटर के साथ और एक INT फ्लोट बी पैरामीटर के साथ। तो यहाँ पे मेन के अंदर हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टेस्ट का, जहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं क्या, 10 और 15, लेकिन दोनों बाइट पे है। आप बोलोगे यहाँ पे तो बाइट कॉमा बाइट करके कोई भी कंस्ट्रक्टर हम लोग का पैरामीटर के साथ नहीं है, तो फिर ये क्या होगा। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है, जब भी हम लोग पैरामीटर्स के साथ वैल्यू भेज रहे हैं तब हम लोग का पहले वो देखेगा कि पर्टिकुलर उस पैरामीटर के साथ प्रेजेंट है कि नहीं, जैसे बाइट कॉमा बाइट। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा पैरामीटर्स को। प्रमोट कैसे करेगा, बाइट के ऊपर वाला जो डेटा टाइप है वो क्या है, INT है, तो पहले उसे वो क्या करेगा, INT को प्रमोट करेगा। बाइट और बाइट को वो INT और INT पे प्रमोट करेगा। तो इसीलिए पहला वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो प्रिंट होगा a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 15। तो यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, न्यू टेस्ट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो आप बोलोगे ठीक है, न्यू टेस्ट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और फिर प्रिंट हो जाएगा टेस्ट डॉट टेस्ट ए कॉमा टेस्ट डॉट टेस्ट बी, मतलब ए और बी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का आउटपुट आएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो कंपाइलेशन एरर यहाँ पे क्यों आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग का क्या कॉल हो रहा है, टेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग ने देखा था जब हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं था, तब भी हम लोग अगर हम लोग न्यू टेस्ट करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरनली वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। लेकिन अगर हम लोग ने एक्सप्लिसिटली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है तो फिर हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर हम लोग वैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर न्यू टेस्ट के बदले में न्यू टेस्ट 1,2 अगर भेजते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम लोग का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है, जब भी हम लोग के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो बाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है क्लास में तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट, कैन वी मेक कंस्ट्रक्टर स्टैटिक। सो हमें पता है स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक बिलोंग्स टू क्लास, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का एग्जिस्टेंस तब है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो इसीलिए दोनों डिफरेंट पोल है, दोनों का यूज केस ही अलग है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक डिक्लेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अगर फिर भी आपको करने का मन कर रहा है तो करो, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस कीवर्ड इन जावा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। दिस कीवर्ड क्या है, दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जिसके बहुत यूज केसेस है। आप देखोगे जब हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो दिस डॉट वेरिएबल नेम दिस डॉट दिस, तो वो क्या करता है,
करंट जो ऑब्जेक्ट है उसे पॉइंट करता है और कंफ्यूजन ना हो इसलिए वो यूज होता है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आपको भी पता होगा, लेकिन जस्ट यहाँ रिवीजन के लिए हम लोग देख लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म बाय व्हिच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। तो क्या होता है, एक क्लास है सपोज बर्ड्स, उसके अंदर और एक क्लास हम लोग ने बना दिया सपोज ईगल्स। तो बर्ड्स की जितने भी प्रॉपर्टीज है, मेथड्स है, वो सारे ईगल्स में आ जाएगा अगर हम लोग का ईगल क्लास बर्ड क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो उससे क्या होगा, जो कॉमन प्रॉपर्टीज होता है उससे हम लोग रीयूज कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कोड रीयूजेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट, कैन क्रिएट न्यू क्लासेस दैट आर बिल्ट अपॉन एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो इनहेरिट करने से जो मेथड ऑलरेडी रिटर्न है और जैसे प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो वो प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गया। फॉर एग्जांपल व्हीकल क्लास है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लास हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया। तो कार हो गया 4 व्हीलर, ये हो गया 2 व्हीलर। जो कॉमन प्रॉपर्टीज है व्हीकल के, जैसे इंजन होना चाहिए वो सब, तो कॉमन प्रॉपर्टी तो हुए ही हुए। उसके अलावा कुछ अगर नया भी क्रिएट करना हो तो वो इजीली हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट ऑल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस आर सपोर्टेड इन जावा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या सपोर्टेड है वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्या नहीं सपोर्टेड है वो पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या सपोर्टेड है वो देख लेते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ए से बी इनहेरिट हो रहा है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ए से बी से सी हो रहा है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ए और बी से सी इनहेरिट हो रहा है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, लेकिन यहाँ पे क्या सपोर्टेड नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन वहां पे लोग तुरंत पूछेंगे क्यों सपोर्टेड नहीं है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो व्हाई इज मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा? क्यों? क्योंकि टू रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लीफाई द लैंग्वेज। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, क्लास ए है जिसमें एक मेथड है मैसेज जो कि हेलो प्रिंट करता है। फिर दूसरा क्लास है बी जिसके अंदर सेम मैसेज करके एक मेथड है जो कि प्रिंट करता है वेलकम। और फॉर एग्जांपल जावा में हम लोग का मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है, और यहाँ पे क्लास सी है जो एक्सटेंड करता है ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रहा है। और यहाँ पे सी के अंदर हम लोग क्या करना ट्राई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैसेज को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे कौन से मैसेज को वो कॉल करेगा, क्लास ए का या क्लास बी का? तो यहाँ पे हो जाएगा कंफ्यूजन। सो बेटर है ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करेंगे ही नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करके रखिए। व्हाई इज मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा? सो बेसिकली लोग पूछेंगे तो क्या आपको इनहेरिटेंस पता है, आप बोलते कि हाँ इनहेरिटेंस पता है, तो कितने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है, तो आप ये बोलोगे। और कौन से टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है, नेक्स्ट आप बोलोगे ठीक है मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करता है, तो वो पूछेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं सपोर्ट करता है, तो आप ये आंसर दीजिए। किसी ने भी अगर इनहेरिटेंस पे क्वेश्चंस पूछा तो आपका कंप्लीट एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपने परफेक्टली आंसर कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट इज सुपर इन जावा? सुपर क्या होता है? सुपर कीवर्ड इन जावा इज अ रेफरेंस वेरिएबल that is used to refer to the immediate parent class object. जो immediate parent class है उससे रेफर करता है। Whenever you create the instance of the subclass, an instance of the parent class is created implicitly, which is referred by super reference variable. तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, उसे ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट, why does Java not support pointers? तो पॉइंटर हम लोग का सी में हम लोग का यूज होता था, जावा में हम लोग यूज कर सकते थे, क्यों नहीं होता है? पॉइंटर क्या होता है? जो हम लोग का एक वेरिएबल होता है जो रेफर करता है मेमोरी एड्रेस को। तो वो बेसिकली मेमोरी एड्रेस को अगर पॉइंट कर रहा है वो बहुत ही अनसेफ है, अनसिक्योर्ड है और बहुत कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग जावा में पॉइंटर्स सपोर्ट नहीं करता है। तो सुपर कीवर्ड जो हम लोगों ने देखा था उसका मेन यूज क्या है, कैन बी यूज टू रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। इमीडिएट पेरेंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल को पॉइंट करना है तो सुपर यूज करके कर सकता है। नेक्स्ट, कैन बी यूज टू इन्वोक द इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। इमीडिएट जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड को इन्वोक करने के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड सुपर कीवर्ड? सो सुपर कीवर्ड क्या है, हमेशा पेरेंट क्लास को पॉइंट करता है, जहां पे दिस कीवर्ड क्या है, करंट क्लास को पॉइंट करता है। सुपर कीवर्ड इज प्राइमरली यूज्ड टू इनिशियलाइज द बेस क्लास वेरिएबल within the derived class constructor, whereas this keyword primarily used to differentiate between local and instance variable when passed in class constructor. उसके बाद मेन पॉइंट क्या है, सुपर एंड दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, अदरवाइज कंपाइलर विल गिव यू एन एरर।
यहाँ पे ये पॉइंट को ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको एग्जांपल्स दिया जा सकता है जहाँ पे दिस लिखा हुआ है उसके बाद फिर सुपर को कॉल किया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि दिस या सुपर हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है। तो अगर हम लोग ने दिस के बाद सुपर लिखा है या सुपर के बाद दिस लिखा हुआ है, मतलब वो सेकंड स्टेटमेंट हो गया, तो वहाँ पे आ जाएगा कंपाइलेशन एरर। नेक्स्ट यहाँ पे आउटपुट क्या होने वाला है, पब्लिक पर्सन, पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, एम्प्लॉय क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है पर्सन क्लास को। यहाँ पे एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। यहाँ पे मेन मेथड में एम्प्लॉय का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम लोग एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा है। बाय डिफॉल्ट सुपर इम्प्लिसिटली कॉल होगा और जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल होगा। जब यहाँ पे हम लोग ने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो पेरेंट क्लास है पर्सन, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा आउटपुट, पर्सन क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद जो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, उसमें प्रिंट होगा एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। नेक्स्ट, कैन यू यूज दिस एंड सुपर बोथ इन ए कंस्ट्रक्टर। तो ये हम लोग ने उसमें देखा था, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा वो फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। यहाँ पे सुपर के बाद दिस है तो यहाँ पे आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। तो बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग एक पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब क्या, मल्टीपल, मॉर्फ मतलब क्या, फॉर्म। तो मल्टीपल फॉर्म में कोई चीज रहता है तो उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है, एक टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जिनका नाम सेम है लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड सिग्नेचर। अगर हम लोग के दो मेथड है, सपोज ऐड, वहां पे अगर हम लोग के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग है, ऐड ए कॉमा बी है और एक का ऐड ए बी सी, या फिर अगर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है तब भी चलेगा लेकिन डेटा टाइप अलग है, जैसे ऐड int a int b और एक मेथड है ऐड int a float b। तो ये दो चीजों से हम लोग मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर सकते हैं। क्या है वो चीज, एक तो है मेथड का नाम सेम होना चाहिए, उसके बाद मेथड का नाम सेम हो गया तो डिफरेंशिएट किससे हो रहा है, बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और बाय चेंजिंग द डेटा टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे व्हाई इज मेथड ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप इन जावा। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कोई आपसे पूछेगा, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, दो ऐड मेथड्स है जो कि int और int पैरामीटर ले रहा है, लेकिन ये डिफरेंशिएट क्या हो रहा है, रिटर्न टाइप से, int और डबल। तो यहाँ पे जब हम लोग कॉल करेंगे एडर डॉट एड 1111 तो कौन सा मेथड कॉल होगा, तो वहाँ पे एम्बिग्विटी आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग जावा में मेथड ओवरलोडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप सपोर्ट नहीं करते। कैन वी ओवरलोड द मेन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, हम लोग कर सकते हैं। मेन मेथड में डिफरेंट आर्ग्यूमेंट डालोगे तो वो भी चलेगा, लेकिन मेन चीज क्या है, जेवीएम किसे कॉल करेगा, जेवीएम हमेशा उसे कॉल करेगा जिसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जिसका है मेन मेथड का, उससे जेवीएम कॉल करेगा। नेक्स्ट, आउटपुट निकालना, ओवरलोडिंग कैलकुलेशन, सम int a लॉन्ग b है, लॉन्ग a int b है। तो हम लोग भेज रहे हैं क्या 20 और 20, तो यहाँ पे जब ये रन टाइम पे रिजॉल्व होने का ट्राई करेगा तब ये किसको कॉल करेगा, int लॉन्ग को या लॉन्ग int को। तो यहाँ पे आ जाता है एम्बिग्विटी, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है हम लोग ने देखा, तो वही सेम चीज, ये एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जहाँ पे अगर कोई चाइल्ड क्लास का मेथड पेरेंट क्लास के मेथड के साथ सेम है, मतलब सेम नाम सेम पैरामीटर सब कुछ सेम है, लेकिन उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चेंज कर रहा है, तो वो हो जाता है मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, मेथड मस्ट हैव सेम नेम इन द पेरेंट क्लास, नाम सेम होना चाहिए, सेम सिग्नेचर इन द पेरेंट क्लास, सेम सिग्नेचर होगा। तो ये दोनों मेथड सेम हो गए, लेकिन ओवरराइड कर रहा है जो हम लोग का फंक्शनलिटी है। नेक्स्ट, कैन बी ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड हमें पता है कि वो क्लास लेवल होता है, कहीं पे भी स्टैटिक होता है वहां पे दिमाग में लाओ कि वो क्लास लेवल के लिए है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए कुछ भी रिलेटेड नहीं है। अगर वो क्लास लेवल के लिए है, क्या उसे हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ओवरराइड। डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। मेथड नेम दोनों का सेम होना चाहिए,
ओवरलोडिंग में भी, ओवरराइडिंग में भी। सिग्नेचर ओवरलोडिंग में क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओवरराइडिंग में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक्सेस मॉडिफायर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जब हम लोग ओवरलोडिंग कंसिडर करता है। और ओवरराइडिंग पे एक्सेस स्पेसिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कोप हम लोग कम नहीं कर सकते। अगर वो पब्लिक डिक्लेयर्ड है, उसे हम लोग स्कोप रिड्यूस करके हम लोग प्राइवेट नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट अगर किसी चीज को है तो स्कोप हम लोग बढ़ा सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं पॉसिबल है। मेथड रिजोल्यूशन टेकन केयर बाय कंपाइलर। और मेथड ओवरराइडिंग में क्या है, वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, तो वो टेकन केयर बाय जेवीएम है, ऑल्सो नोन एज अर्ली बाइंडिंग। और ओवरराइडिंग है ऑल्सो नोन एज लेट बाइंडिंग। नेक्स्ट, कैन वी ओवरराइड द प्राइवेट मेथड्स? नो, प्राइवेट मेथड को ओवरराइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट क्या हो गया, वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर हम लोग एक्सेस कर सकता है। ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट तब आता है जब हम लोग का कोई क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है। क्या प्राइवेट मेथड को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं? नहीं, हम लोग पब्लिक मेथड को कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्टेड मेथड को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। जब हम लोग प्राइवेट मेथड को इनहेरिट कर ही नहीं सकते, तब उसे ओवरराइड कैसे करेंगे? नेक्स्ट, कैन वी चेंज द स्कोप ऑफ ओवररिडन मेथड इन सब क्लास? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। स्कोप हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते हैं। ये चीज याद रखना है। पहले पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्राइवेट को हम लोग प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट कर सकते हैं, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते। पब्लिक को हम लोग प्राइवेट नहीं कर सकते, या फिर प्रोटेक्टेड को हम लोग प्राइवेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, व्हाट इज फाइनल वेरिएबल? जावा में एक चीज याद रखिए, सारी चीजें ना बहुत ही रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज है। जैसे फाइनल, फाइनल मतलब एकदम आखिरी, फाइनल डिसीजन। फाइनल वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल के अंदर कुछ भी है वो फाइनल हो गया, उसके बाद कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। अगर किसी वेरिएबल का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे जैसे 90 डिक्लेयर किया है, उसके बाद अगर उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं 400 के लिए, तो वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ने जब हम लोग डिक्लेयर किया फाइनल 90, तो हम लोग ने ये बोल दिया कि भाई ये स्पीड लिमिट जो है वो फाइनल है 90, उससे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर। जब हम लोग किसी भी क्लास को फाइनल हम लोग डिक्लेयर करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है क्लास को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो चेंज नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। क्लास फाइनल है मतलब वो फाइनल क्लास है, उससे हम लोग और कोई दूसरा क्लास इनहेरिट नहीं कर सकते। तो अगर किसी क्लास का इनहेरिटेंस हम लोग रोकना है, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज का हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 37। अगर किसी क्लास को हम लोग फाइनल डिक्लेयर करता है तो इनहेरिट हम लोग नहीं कर सकते। और फाइनल मेथड क्या है, वही सेम चीज है। अगर क्लास को हम लोग फाइनल डिक्लेयर नहीं करके अगर हम लोग सिर्फ मेथड को फाइनल डिक्लेयर करते हैं, तो क्लास तो इनहेरिट कर सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। तो मेथड ओवरराइडिंग रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड को हम लोग फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन यू डिक्लेयर द मेन मेथड एज फाइनल? क्या हम लोग मेन मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं फाइनल? तो आंसर है यस, हम लोग कर सकते हैं। कैन वी डिक्लेयर ए कंस्ट्रक्टर एज फाइनल? कंस्ट्रक्टर को कभी भी हम लोग फाइनल डिक्लेयर कर नहीं सकता, बिकॉज वो वैसे भी कभी इनहेरिट नहीं होता है। तो अगर कोई मेथड अगर कभी भी इनहेरिट नहीं होने वाला है, तो उसको फाइनल डिक्लेयर करके उसको इनहेरिटेंस रोकने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे कंस्ट्रक्टर को फाइनल डिक्लेयर करने के लिए, तो वहां पे वो थ्रो करेगा एरर। तो कैन वी डिक्लेयर एन इंटरफेस एज फाइनल? तो इंटरफेस को भी हम लोग फाइनल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरफेस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे आगे। तो इंटरफेस का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कोई इंटरफेस है तो उसे हम लोग को इनहेरिट करना ही पड़ेगा, और इंटरफेस में जो हम लोग का जो मेथड्स है उसे हम लोग को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर हम लोग करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है, और उसे हम लोग फाइनल डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि हम लोग उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इंटरफेस को, मेथड को। तो वहां पे कोई सेंस नहीं बनता है इंटरफेस को फाइनल डिक्लेयर करने के लिए, क्योंकि वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइनल डिक्लेयर करेंगे इंटरफेस को, तो वो थ्रो करेगा कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नाम से ही पता चल रहा है, तो ये रेजोल्यूशन जो भी जब भी हम लोग का वो मेथड रिजॉल्व होता है, तो वो कब होता है, कंपाइल टाइम में। और रन टाइम में कब रिजॉल्व होता है, रन टाइम में। तो बेसिकली ये जो नाम दिया गया है वो मेथड रिजोल्यूशन के टाइमिंग के हिसाब से दिया गया है। तो कंपाइल टाइम को अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग भी बोला जाता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग भी बोला जाता है। ओवरलोडिंग क्या है, वे टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल मेथड्स और कंस्ट्रक्टर और डिफरेंट सिग्नेचर्स के साथ होता है। ओवरराइडिंग में क्या होता है,
सेम पैरामीटर्स रहता है, सेम सिग्नेचर्स रहता है, सेम मेथड का नाम रहता है, लेकिन ओवरराइड हम लोग कर रहे हैं। मेथड बेसिकली मेथड का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसे चेंज कर रहा है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में स्लो एग्जीक्यूशन रहता है। नेक्स्ट इसका आउटपुट हमने देखना है। बेस टेस्ट करके एक क्लास है जिसे एक्सटेंड कर रहा है कौन सा, टेस्ट क्लास। यहाँ पे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बेस टेस्ट क्लास का ले रहे हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट क्लास का। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा टेस्ट प्रिंट कॉल्ड। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी टू द यूजर। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कोई कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो यहाँ पे a+b डाला और a+b का आउटपुट हमें मिल गया, लेकिन बैकएंड में हम लोग को क्या हो रहा है, a+b कर रहा है या a-b कर रहा है, या फिर वो चीजें कैसे इम्प्लीमेंट हुई है वो हमें नहीं पता है। तो वो बेसिकली हमें यूजर के लिए फंक्शनलिटी को बहुत सिंपल कर दे रहा है, जिसमें हम लोग सिर्फ इनपुट डालें और आउटपुट हमें मिले। हमें उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या लॉजिक लिखा हुआ है वो जानने की कोई जरूरत नहीं है। उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, कॉन्क्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, कैन देयर बी एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो कोई भी अगर क्लास के अंदर हम लोग ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया हुआ है तो हम लोग को क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, कैन वी यूज एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल बोथ विद द मेथड। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझना। तो अगर किसी चीज को हम लोग ने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया है तो उसका मतलब क्या है, उसका हम लोग ने इम्प्लीमेंटेशन डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ मेथड का जो सिग्नेचर है, पैरामीटर है, वो सारे चीजें हम लोग ने डिक्लेयर किया हुआ है। और हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो भी क्लास उससे इनहेरिट करेगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना। अगर हम लोग बोल रहे हैं चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट करेगा उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका मतलब क्या है कि उससे एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड है उसके क्लास को इनहेरिट करना मैंडेटरी है। अगर वो मैंडेटरी है तो अगर हम लोग उसे फाइनल डिक्लेयर कर देंगे तो वो उसे इनहेरिट कर ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों चीजें साथ में पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू इंस्टेंशिएट द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है। व्हाट इज इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या है, प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। बेसिकली अगर एक क्लास के अंदर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट है, कोई भी कॉन्क्रीट मेथड नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम लोग का इंटरफेस। सो किसी इंटरफेस के मेथड को क्या हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि मेथड्स ऑफ एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट एंड वी कैन नॉट यूज स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट टुगेदर। कैन एन इंटरफेस भी फाइनल। सो सेम चीज है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम लोग फाइनल नहीं कर सकते, अब यहाँ पे इंटरफेस तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बाप, मतलब प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो यहाँ पे हम लोग उससे फाइनल डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा 50 इंपॉर्टेंट जावा क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और ये दो वीडियो को आप सेव करके रखिए, जब भी इंटरव्यू देने का टाइम हो उससे पहले आराम से इस वीडियो को देखिए। या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर देखिए।